अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वादे के मुताबिक उर्दू नावल में सुकूत ढाका के असरात की सीरीज़ जो है वो आज आपके सामने मौजूद है। और इसमें मैं आपको बहुत सारे नॉवेल्स के नाम बता रही हूँ, उनके बारे में बता रही हूँ, उन नावल निगारों का नाम बता रही हूँ जिन्होंने इसे लिखा है। और इनमें कुछ नावल तो ऐसे हैं जिसमें जो है नावल निगार जो है चश्मदीद गवाह हैं और इस सानिया को अपने सामने होते हुए देखा है। कुछ ने ढाका में ही ज़िंदगी गुजारी, कुछ ने ढाका यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी गुजारी, वहाँ ये सारे वाक़यात को और हालात को जो है अपने सामने उन्होंने होते हुए देखा और वो उसके चश्मदीद गवाह हैं। कुछ नावल निगार ऐसे थे जो मगरबी पाकिस्तान में थे लेकिन इस दर्द को महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने भी जो है इस पर कलम उठाया। और कुछ नावल निगार ऐसे हैं जो शुरू में मैं आपको बताऊंगी, जिन्होंने जो है अपने नावल्स में जो है इस आने वाले दौर की जो है उन्होंने मुस्तकबिल की जो है पेशन गोई की कि ऐसा सानिया जो है रोनुमा हो सकता है। क्योंकि एक जो अदीब होता है वो बड़ा हसास होता है और वो अपना उसका मुशाहिदा बहुत जो है लामहदूद होता है। तो वो पहले ही भांप गए थे कि ऐसी सूरत हाल जो है समाजी सियासी हालात को देखते हुए पैदा हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं, अपनी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जितना भी अजीम अदब मौजूद है वो रज़मिया अदब के ज़ुमरे में आता है। हादसों, फसादात, फ़िरका वाराना सूरत हाल से पैदा होने वाला अदब ही आने वाली नस्लों को किसी भी दौर की समाजी, सियासी और नफसियाती सूरत हाल की कैफियत से आगाह करता है कि किसी माशरे में इंसाफ की फरवानी या लाक़ानूनियत है। रज़मिया अदब जंगो इनकलाब पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसमें आने वाली नस्लों के लिए सबक मौजूद होता है। इसमें तारीख के किए गए फैसले की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये अदब पारे हमारे लिए काबिल फ़ख्र होते हैं। अदीब अपने जज्बात और एहसासात को ऐसे बयान करता है जिसे कोई सहाफ़ी बयान नहीं कर सकता और ना ही कोई तारीख लिखने वाला, ख़ास तौर पर वो अदीब जो इन वाक़यात का चश्मदीद गवाह हो या ऐसे वाक़यात जो इसके सामने गुजरे हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्हें अपनी तख्लीक का हिस्सा बना सकता है। नावल निगार अपने अहद की अक्कासी अपनी तख्लीक में करता नज़र आता है। उर्दू नावल में सियासी और समाजी तहरीकात के असरात नज़र आते हैं। वो इंसानी नफ्सियात की पोशीदा गुत्थियों को सुलझाता नजर आता है। नावल निगार इनके दाखिल और बातिन के पीछे छुपे गोशों से नकाब उठाकर उन्हें अया करता है, जो कि एक मौरख नहीं कर सकता। अदबी असनाफ में नावल ही वो सिन्फ है जिसमें समाज का वसी कैनवस समाता है। उर्दू में नावल का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर से हो चुका था और आने वाली सदी में 1857 की जंग आज़ादी, बरतानवी राज और पाकिस्तान बनने तक की जद्दोजहद इसका मौजू रही। लेकिन आज़ादी के बाद फसादात और खूनी हिजरत इसका मौजू बनी। आज़ादी के बाद जिस तरह इसमें समाजी, सियासी और नफसियाती तब्दीलियों को समोया गया है वो इसी का खाता है। बरे-सग़ीर की तारीख में जो सियासी अखाड़ पिछाड़ होती रही, इन सब का जिक्र तफसीली अंदाज में नावल में नज़र आता है। पाकिस्तान बनने से लेकर इसके टूटने तक जो सियासी तब्दीलियाँ आई हैं और जिन संगीन मसाइल से वो दो चार रहा और आम आदमी जिस तरह जुल्म की चक्की में पिसता रहा और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से लेकर उन्होंने अपनों की नारसाई का दुख सहा और लापरवाहियों और कोताहियों को वो सहता रहा और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से लेकर और आज तक सानिया 1971 से जो पहले ही अलहदगी की बातें होने लगी, अहले इक़्तिदार की लापरवाहियों ने इसे और हवा दी। आम आदमी में जो इज़्तिराब और बेचैनी और इंतशार पैदा हुआ, इन सब को नावल निगार ने अपना मौज़ू बनाया और इंसान के अंदरूनी और दाखिली इंतशार को समाजी और सियासी हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में बड़ी खूबसूरती से समोया। यही वो रज़मिया अदब है जिसे पहले रोज़नामों, डायरियों, रोज़नामचों, ज़ाती तजर्बात की रोशनी में लिखा गया और फिर नावल निगार ने इसे अपनाया और इसे वसअत दी। 1971 का वाक़या सुकूत ढाका एकदम वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे 24 साल की रीशा दवानियाँ हैं। सैलाब ज़दा खित्ते में घिरे कहर ज़दा मजबूर और बेबस लोग जो दिन भर मेहनत के बाद चंद रुपए ही उजरत पाते
اور ایسے میں شیخ مجیب اپنے جلسوں میں حالات بدلنے کی تدبیریں سکھاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا تو وہ بھی عوامی لیگ کا ساتھ نبھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ جب ایسے وقت میں ان کے ذہنوں کی برین واشنگ کی جاتی تو مغربی پاکستان انہیں اس گائے کی طرح لگنے لگتا جو گھاس تو مشرقی پاکستان میں کھاتی ہے اور دودھ سارا مغربی پاکستان پی جاتا ہے۔ 25 مارچ کا سرچ لائٹ آپریشن بنگالیوں کے خیالات کو تیزی کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے آقاؤں کے منصوبے کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے اور سقوط ڈھاکہ جیسا خون چکا سانحہ پیش آتا ہے جس نے اردو بولنے والوں پر ایک قیامت ڈھا دی۔ پاکستان سے وفاداری کی صورت میں انہیں جو تحفہ دیا گیا وہ ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت تھی، اور جس بربریت کا انہوں نے سامنا کیا وہ ناقابل تلافی ہے۔ یہ واقعات ناول نگاروں نے بڑی چابک دستی سے اپنے ناولوں میں بیان کیے ہیں، جس میں ان کی تخلیقی کاوش نظر آتی ہے۔ اس سانحے سے پہلے بنگال کے حسین لینڈ اسکیپ اور سیلاب سے پیدا ہونے والے قحط پر لکھا جاتا تھا، پھر بنگالیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک برتا گیا، پھر مسلسل مارشل لاء، بنگالیوں کی طرف سے مکمل عدم اعتماد کی کیفیت کی بازگشت ان ناولوں میں سنائی دینے لگی تھی، اور جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا تو اس سانحے پر ان لوگوں نے بھی ناول لکھے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ غیر بنگالیوں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں، معصوم بچوں کے قتل سے لے کر عورتوں کی عصمت دری تک، ان کی اجتماعی قبر، خوف و دہشت کی فضا، سب کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ غیر بنگالیوں پر ہونے والی ظلم کی داستانیں بیان کی گئیں، اور پھر کیمپوں کی اذیتناک زندگی جس کا انہیں آج بھی سامنا ہے، سب کھل کر بیان کیا۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی سچائی ہمیں کسی صحافی کے قلم اور اخبار میں بھی نظر نہ آئے گی، کیونکہ ماشاء اللہ کے دور میں پریس پر پابندی تھی، اور یہاں بہت ہی مختصر طور پر سقوط ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھے جانے والے ناول نگار اور ان کی تخلیقی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہیں۔